हाँ ठीक है। हाँ मैं काला लग रहा हूँ, वो वाला भी लाइट ऑन कर दो। हाँ पिट जाओगे, टॉर्च मारूं। काला दिख रहा हूँ मैं तुमको, और काला दिख गया तो क्या हो गया? काले लोग हो नहीं सकते क्या? हैं? और नहीं है दिल वाले तो क्या हो जाएगा बताओ? हैं? मतलब कलर के हिसाब से तुम लोग डिसाइड करते हो कि आदमी अच्छा होगा या नहीं होगा? हैं? मेरा फेवरेट हीरो तो काला है भाई। हाँ विल स्मिथ। हाँ अरे वो एडम स्मिथ है, ये लड़का मुझे कंफ्यूज कर देता है। मेन इन ब्लैक। अरे पता है, मैं विल स्मिथ का नाम लूं ये बोलेगा इकोनॉमिक्स का जो फादर है वो। भाई वो एडम स्मिथ है, विल स्मिथ नहीं है। हाँ? सुनो, हेलो हेलो हेलो, देखो सबसे पहले आदमी क्या काम करता है? कमाता है, कमाने के बाद खर्च कर देता है, फिर से मेहनत करता है। अभी हम ना छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, अभी कमाने वाले लोगों की बात कर रहे हैं। जो लोग हमारे देश के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम उनकी बात करें। मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं देश के लेवल पे। पहले 18 साल के हो जाओ, फिर बात करेंगे। हो गए? ठीक है, 19 साल के हो? ठीक है ठीक है, चलो सुनो। तो सबसे पहले प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करने से हमें इनकम जनरेट होगा, और उस इनकम को हम क्या कर देंगे? खर्च कर देंगे। यही बताता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, और सबसे लास्ट में क्या होता है? डिस्पोजिशन यानी कि खर्चा। ठीक है, तो सबसे पहले इनकम प्रोड्यूस किया जाएगा। बात समझो, एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें, टॉपर्स डोर का एग्जांपल देता हूं तुम्हें। ठीक है, टॉपर्स डोर एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, और हम कौन है? हम है हाउस होल्ड। तुम कौन हो? तुम भी हो हाउस होल्ड, यानी कि हर इंसान दुनिया का, मुकेश अंबानी भी हाउस होल्ड का हिस्सा है। हाउस होल्ड क्या दे सकता है? हाउस होल्ड के पास चार चीजें हैं। हाउस होल्ड के पास चार चीजें हैं, कौन कौन सा? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो टॉपर्स डोर की बात करते हैं। हमने यहाँ पे मेहनत किया, पढ़ाया, प्रोडक्शन किया, बदले में हमारे पास फीस आया। हमारे मतलब टॉपर्स डोर के पास फीस आया। अब जो फीस आया, उस फीस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन किन लोगों के बीच में होगा? तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा फैक्टर्स के बीच में। तो सबसे पहले लैंड जिसका, उसको रेंट चला जाएगा, यानी कि रूम ओनर को रेंट जाएगा। उसके बाद लेबर यानी कि मजदूरी मिल जाएगा। ठीक है, अरे तुम लोग कंज्यूमर हो भाई, सुनो अभी। लैंड, लेबर, हाँ। फिर कैपिटल, जिसने पैसा इन्वेस्ट किया उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। और सबसे लास्ट में एंटरप्रेन्योर, जिसने अपना रिस्क लिया है, तो रिस्क के बदले रिवॉर्ड तो मिलेगा ना। तो वो रिवॉर्ड किसके हिस्से में जाएगा? एंटरप्रेन्योर के हिस्से में जाएगा। यानी कि हाँ, पानी गिरने लग गया। बाहर को वो निकाल दो ना, डब्बा जो था उसको खाली कर दे। बाहर का डब्बा उधर ही पौधे में डाल देना, वो भर जाता है ना। तो फिर जल्दी जाओ, जल्दी। चलो ठीक है, सुनो तो समझ में आया। सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस करने के बाद फैक्टर्स को उनका इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब मान लो जो मुझे जो इनकम मिला था, यानी कि मुझे जो मजदूरी मिला, पूरा कटा उसको, मुझे जो मजदूरी मिला, मुझे जो भी पैसा मिला, उसका मैं क्या करूंगा? उसको खर्च करूंगा, यानी तो सेव कर लूंगा। वो आगे पढ़ेंगे, एग्रीगेट डिमांड वाले में पढ़ेंगे कि हमारे पास जितना पैसा आता है उसमें से हम क्या करते हैं? उस पैसे को, कुछ पैसे को खर्च कर देते हैं और कुछ पैसे को सेव कर लेते हैं। ठीक है, सुनो। अरे बातचीत क्यों कर रहे हो भाई? इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा रहा हूं, और तुम्हें पता है अभी मुझे ना 4th चैप्टर तक पहुंचना है। ये 2nd चैप्टर ही चल रहा है अभी। हाँ तो सुन लो, शांति से सुनोगे तो ज्यादा समझ में आएगा।
सुनो सुनो, तो क्या था कि हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले इनकम प्रोड्यूस किया, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया और सबसे लास्ट में खर्च कर दिया। अब जब पैसे खर्च हो जाएंगे तो फिर से प्रोडक्शन करना पड़ेगा, फिर से डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर से खर्च होगा। तो ये चक्र हमेशा चलता रहेगा और इस चक्र का नाम क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, हिंदी बोले तो आय का चक्रीय प्रवाह। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है, फेज ऑफ डिस्पोजिशन ऑफ, तो इसमें हमारा रियल फ्लो और मनी फ्लो तो हमने पढ़ ही लिया था। ठीक है, तो हमारा सेकंड चैप्टर भी हो गया ओवर। हाँ, अब हम चलेंगे थर्ड चैप्टर, जो कि तुम लोगों का सबसे फेवरेट चैप्टर है, सबसे मजेदार चैप्टर है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन, नेशनल इनकम क्या होता है, तो वो इनकम जो देश के नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा जनरेट किया जाता है, वो भी फैक्टर इनकम होना चाहिए, और साथ के साथ वो कहीं भी जनरेट हो, यानी कि इंडिया में या इंडिया के बाहर जनरेट किया जाए, वो क्या कहलाएगा, नेशनल इनकम कहलाएगा। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि वो फैक्टर इनकम होना चाहिए, रेमिटेंस यानी कि ट्रांसफर इनकम नहीं होना चाहिए। अब ये ट्रांसफर इनकम क्या होता है, तो जो पैसा हम कमाते नहीं है ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाता है, तो वो अनअर्न्ड इनकम है। अभी हम इलीगल चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे। और दूसरा चीज, ये जो क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो ना, ये क्वेश्चन जब प्रॉपर क्लास चलता रहेगा तब पूछ लेना, अभी मुझे इसको खत्म करना है फटाफट में। हाँ, तो ये ड्रग्स बेच दिया और क्या किया वो बाद में देखेंगे। ठीक है, सुनो अभी, तो हमारे पास नेशनल इनकम का मीनिंग क्या हुआ, नेशनल इनकम वो इनकम जो नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा, देश के नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा फैक्टर इनकम अर्न किया जाता है दुनिया के किसी भी कोने से, तो वो क्या कहलाएगा, नेशनल इनकम कहलाएगा। और नेशनल इनकम होने के लिए जो व्यक्ति यानी कि नॉर्मल रेसिडेंट होगा, नॉर्मल रेसिडेंट कैसे पता चलेगा कि वो नॉर्मल है या नहीं, तो उसको या तो 1 साल तक हमारे देश के अंदर रहना पड़ेगा। वैसे 182 डेज है, लेकिन तुम 1 साल तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, तो 1 साल याद रखो कि 1 साल तक हमारे देश में उसको रहना पड़ेगा, और साथ के साथ उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो हमारे ही देश में होना चाहिए। अब जैसे कि अमेरिकन एम्बेसी, यानी कि जो इंडिया में अमेरिकन एम्बेसी होगा, उस अमेरिकन एम्बेसी में कोई अमेरिकन आदमी रह रहा है, तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे होगा, उसके अपने कंट्री में होगा, तो उसको हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। लेकिन उसी एम्बेसी में एक इंडियन भी काम कर रहा है, जो कि पूरे दिन एम्बेसी में काम करते हैं और शाम को घर आ जाता है, तो उसका इनकम कहाँ कैलकुलेट करेंगे हम, हमारे देश के नेशनल इनकम में आ जाएगा। एक बंदा जो शिप पे है, पूरा साल शिप पे रहता है, उसको जो सैलरी मिलता है वो इंडियन कंपनी के द्वारा दिया जाता है, और वो खर्च भी इंडिया में आके करता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो भी नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। नॉर्मल रेसिडेंट के बाद आता है हमारा डोमेस्टिक इनकम, नॉर्मल नेशनल इनकम के बाद आता है हमारा डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम याद रखने के लिए तुम्हें याद है एक गाना, देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती, बस इतना ही याद रखो, तुम्हारा डोमेस्टिक इनकम कंप्लीट है। यानी कि हमारे देश के जियोग्राफिकल टेरिटरी के अंदर जो भी इनकम प्रोड्यूस किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा, है ना। अब डोमेस्टिक इनकम होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, तो सबसे पहले वो हमारे देश के जियोग्राफिकल टेरिटरी, यानी कि धरती तो पता ही है, तुमने मैप तो देख रखा है अपने इंडिया का, और समंदर में 200 नॉटिकल माइल तक हमारा धरती होता है, और साथ के साथ अगर हमारा कोई एम्बेसी विदेशों में है तो वो भी हमारे जियोग्राफिकल टेरिटरी में ऐड हो जाता है। यानी कि इंडियन एम्बेसी यूएस में हो, यूके में हो या फ्रांस में हो, कहीं पे भी होगा, वो हमारे देश के डोमेस्टिक इनकम में काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम होने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि आदमी कहीं से भी, कहीं का भी हो, कहीं का भी रेसिडेंट हो, अगर इंडिया में इनकम प्रोड्यूस कर रहा है तो वो हमारे जीडीपी में ऐड हो जाएगा, हमारे डोमेस्टिक इनकम में ऐड हो जाएगा। डोमेस्टिक इनकम बोलो चाहे डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अब जैसे तुम फेसबुक चलाते हो, तो फेसबुक चलाते हो इंडिया में, लेकिन फेसबुक का मालिक कहाँ का है, यूएस का है, मार्क जुकरबर्ग, तो क्या उसका इनकम हमारे देश के नेशनल इनकम में ऐड होगा? वाह, मैंने नेशनल इनकम बोला है। नेशनल इनकम होने के लिए नॉर्मल रेसिडेंट होना जरूरी है, लेकिन हमारे देश की धरती सोना उगले, तो डोमेस्टिक इनकम तो है लेकिन नेशनल इनकम नहीं है। अच्छा, टाटा इंडियन कंपनी है, ठीक है, टाटा एक इंडियन कंपनी है, और टाटा इंडिया में तो प्रोड्यूस करती ही है, विदेशों में भी लैंड रोवर जगुआर वगैरह बेच रही है,
ठीक है, तो उसने जो विदेशों में कार बेचा उसका जो इनकम जनरेट हुआ, क्या वो हमारे डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा? नहीं होगा। क्या वो हमारे नेशनल इनकम में ऐड होगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि वो रेसिडेंट कंपनी है। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखना है कि कहाँ का है वो कंपनी डोमेस्टिक इनकम में, और वो कहाँ रहता है, व्यक्ति कैसा है, नॉर्मल रेसिडेंट है या नहीं, ये हम कहाँ ध्यान रखेंगे? नेशनल इनकम में ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो ये सब तो हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे सबसे मेन टॉपिक जो कि है एमपी सर्व। देखो, एक है जीडीपी, सुनो सुनो सुनो, जीडीपी। जीडीपी में, जीडीपी का फुल फॉर्म तो पता ही होगा तुम्हें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और अगर जीडीपी में एमपी कर दें तो क्या हो जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो अगर हमें ग्रॉस से नेट पे जाना हो, ग्रॉस से नेट पे जाना हो तो क्या करेंगे? हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। ये बात तो तुम्हें याद ही होगा, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। ठीक है, अच्छा, डोमेस्टिक से हमें नेशनल पे जाना हो, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कि नेशनल इनकम जो होता है वो डोमेस्टिक इनकम से ज्यादा होता है। ये बात याद है ना, नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से ज्यादा होता है। तो नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ये अगर हम ऐड कर देंगे तो हम नेशनल इनकम तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम कहां पहुंचते हैं? तो मार्केट प्राइस से अगर हमें फैक्टर कॉस्ट तक पहुंचना है, देखो ये सब कैलकुलेट करना मैंने सिखाया है। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने सिखा दी है। अगर तुम्हें नहीं याद आ रहा है तो जाके वो वाला वीडियो देख लेना, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो देखो, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या है? मार्केट प्राइस में से हम किसको माइनस करेंगे तो फैक्टर कॉस्ट तक पहुंच जाएंगे? NIT, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे? फैक्टर कॉस्ट पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर हम सब्सिडी माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स बचेगा। तो ये सारी चीजें तो तुम्हें याद ही होगा। अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि हमारे पास जीडीपी एमपी दिया हुआ है और हमें पहुंचना कहां पे है? एनएनपी एफसी पे पहुंचना है, तो तुम्हें कैसे चेंज करना है वो सीख लो। देखो, सबसे पहले जी को एन में कन्वर्ट करेंगे। जी को एन में, यानी कि ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब ये एमपी सर को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? तो माइनस करेंगे एनआईटी को माइनस कर दो। और देखो, ये डी है, ये डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? ऐड करेंगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा ये। तो ये फॉर्मूला तुम सबको आता है ना, इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर दिक्कत हो तो मैं तुम्हें दोबारा बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना है किसी को। अच्छा, ये जो नाफिया है, नाफिया कैसे? तो देखो, फीफा वर्ल्ड कप का नाम तो सुना ही होगा, FIFA, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस FITA, यानी कि फैक्टर इनकम टू अब्रोड, यानी कि ये हमारा एक्सपोर्ट है, यानी कि यहां से हमारे पास इनकम आ रहा है, यहां से हमारे पास इनकम आ रहा है। और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करोगे ना, ये इंपोर्ट है, यानी कि ये हमारा क्या है? एक्सपेंस है, जो विदेशों में जा रहा है हमारा पैसा। तो क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा NFIA, यानी कि नेट एक्सपोर्ट बच जाएगा हमारे पास, कि हमने कितना सप्लाई किया, कितना सप्लाई हमने बाहर किया। तो यहाँ तक समझ में आ गया तुम लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? चलो, अब हम क्या देखेंगे? डायरेक्ट चलते हैं हमारे नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी पे। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी होता है कि जब हम हमारा जीडीपी करंट ईयर के प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, जब हम करंट ईयर के प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं जीडीपी, तो क्या कहलाता है? नॉमिनल जीडीपी कहलाता है। और वहीं पे जब हम जीडीपी
बेस ईयर के प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, रियल जीडीपी कहलाता है। लेट सपोज कि 2010 में हमारे पास जो ये मार्कर आता था वो 5 रुपए का आता था, और 2025 में यही मार्कर कितने का आ रहा है, 25 रुपए का आ रहा है। तो अगर हम आज के हिसाब से मान लो कि 2010 में भी 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे और 2025 में भी 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, तो क्या होगा, हमारा जीडीपी 2025 में बढ़ के दिखेगा या नहीं दिखेगा, दिखेगा, क्योंकि 25 लाख का जीडीपी दिखेगा बिना प्रोडक्शन बढ़े ही, और वहां पे 5 लाख का प्रोडक्शन दिख रहा है, तो जीडीपी 5 लाख से सीधा 25 लाख हो गया। लेकिन अगर हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, एक्चुअली प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट कैलकुलेट नहीं करते हैं इसमें हम, ठीक है, तो प्रोडक्शन के लिए हमें कांस्टेंट रेट लेना पड़ता है कि इस साल का जो प्रोडक्शन है उसको हम 2010 वाले प्राइस से अगर कैलकुलेट करेंगे तो जाके जो है हमारे पास जीडीपी आएगा, वो क्या कहलाएगा, रियल जीडीपी कहलाएगा। आई बात समझ में? चलो, उसके बाद है कि जीडीपी से वेलफेयर होता है या नहीं होता है, तो भाई जरूरी नहीं है कि जीडीपी से वेलफेयर हो, जीडीपी बढ़ेगा, हो सकता है बिना एम्प्लॉयमेंट के जीडीपी बढ़ जाए, प्रोडक्शन किसी भी तरीके से बढ़ाया जा सकता है, तो जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा या फिर उससे हमारे देश का वेलफेयर भी बढ़ेगा। तो देखो यहाँ तक हमने रिविजन कर लिया है हमारे 3 चैप्टर का, हमारा 3 चैप्टर कंप्लीट। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और ये चैप्टर इतना ज्यादा जरूरी है कि तुम सोच नहीं सकते हो। क्यों जरूरी है, एक बात समझो, हम कितना खर्च कर रहे हैं, हम कितना कमा रहे हैं, क्या ये हम खुद का हिसाब रख पाते हैं पूरे साल का? नहीं रख पाते हैं। तो गवर्नमेंट के लिए सोचो कितना मुश्किल होता होगा देश का जीडीपी कैलकुलेट करना, पूरे देश में कितने लोग हैं और इन सब लोगों ने कितना रुपया खर्च किया, कितना रुपया कमाया, हमारे देश का कितना नेशनल इनकम है, हमारे देश का कितना डोमेस्टिक इनकम है, ये कितना मुश्किल होता होगा ना कैलकुलेट करना। तो इस मुश्किल को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने 3 अलग अलग तरीका दिया है हमें। कौन कौन सा तरीका है? तो एक है इनकम मेथड, दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा है वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो 3 मेथड है, तीनों मेथड याद रहेगा, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। यानी कि एक बात समझो तुम कि बोर्ड आ रहा है इसमें, ये आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, इतना ही आ रहा है, कोई नहीं, फिर तो इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, सुनो, तो एक किसान है, उसने आलू प्रोड्यूस करा, आलू कितने का, 10 रुपया पर केजी, 10 रुपया पर केजी के हिसाब से उसने आलू प्रोड्यूस किया। अब मान लो कि अपना गौतम है, गौतम क्या काम करता है, तो चिप्स बनाने का काम करता है, चिप्स का बिजनेस स्टार्ट किए हुआ है। तो गौतम क्या किया, गौतम ने इस आलू को 15 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीद लिया, ठीक है, और इससे चिप्स बनाया, और चिप्स को पैक करके इसने चिप्स को बेच दिया, कितने रुपए के हिसाब से, तो 150 रुपए पर केजी के हिसाब से। ज्यादा हो गया क्या? वैसे बिकता तो इतना ही महंगा है, लेकिन हमारा कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगा। 20 रुपए पर केजी के हिसाब से इसने चिप्स को बेच दिया, ठीक है। चिप्स किसके पास गया, होलसेलर के पास गया। होलसेलर ने क्या किया, उस चिप्स को 25 रुपए के हिसाब से रिटेलर को बेच दिया, और रिटेलर वाले ने कितने रुपए के हिसाब से, 30 रुपए के हिसाब से इस चिप्स को एक बच्चे को बेच दिया। अब समझो कि 10 रुपए का सामान कितने का बिक रहा है, 30 रुपए का बिक रहा है। अगर हम सबके इनकम के हिसाब से देखें तो गौतम का इनकम 10 रुपया है, नहीं, गौतम का इनकम 15 रुपया, 10 रुपया का तो था ही ना वो सामान, तो यहाँ पे खरीदा नहीं जा रहा है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करें, सबको ऐड कर लें, तो कितना हो जाएगा, क्या इतना हमारा जीडीपी होगा? नहीं होगा। तो हम सिर्फ वैल्यू एडेड मेथड में सिर्फ जितना वैल्यू ऐड हुआ है उसको लेंगे। तो चलो वैल्यू एडेड कैलकुलेट करो। तो 10 रुपया था पहले से, इसमें कितना रुपया ऐड हुआ, 5 रुपया ऐड हुआ, फिर कितना ऐड हुआ, फिर से 5 रुपया ऐड हुआ, फिर कितना ऐड हुआ, फिर से 5 रुपया ऐड हो गया, और फिर कितना ऐड हुआ, 5 रुपया। टोटल कितना हो गया, 30 रुपया हुआ, ठीक है। तो ये 30 रुपया हमारा जीडीपी आ गया, यही 30 रुपया हमारा जीडीपी है वैल्यू एडेड मेथड के हिसाब से। अगर इसी को हम एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से देखें तो एक्सपेंडिचर में उस बच्चे ने टोटल कितना रुपया खर्च किया, 30 रुपया खर्च किया। तो सबसे लास्ट यूजर जो होता है ना, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है,
फाइनल प्रोडक्ट को बेचने के बाद कितना रुपया किसी ने खर्च किया है, या फिर फाइनल प्रोडक्ट को खरीदने के बाद कितना रुपया किसी ने खर्च किया है, वो क्या कहलाएगा हमारा, वो जीडीपी में ऐड हो जाएगा। तो अगर हम इस हिसाब से भी देखें, एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से भी देखें, तो कितना कमाया, कितना एक्सपेंडिचर है हमारा, 30 रुपया ही एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो 30 रुपया हमारा वैसे भी आ गया। अगर हम इनकम के हिसाब से चेक करें, इनकम के हिसाब से चेक करें तो इनकम कैसे कमाया, तो गौतम ने कितना रुपया कमाया, 15 रुपया कमाया। इसने उगाया था ना 10 रुपए के हिसाब से, तो खर्च तो किया था, तो सारा 15 रुपया कमा लिया। तो लेट सपोज कि गौतम ने यहाँ पे पूरा का पूरा 15 रुपया कमाया। अब 15 रुपये के बाद इस दूसरे वाले ने कितने रुपया कमाया, 20 रुपया, 5 रुपया कमाया, फिर इसने भी 5 रुपया कमाया और इसने भी 5 रुपया कमाया। अगर हम सारे इनकम को ऐड कर दें तो कितना आएगा, 30 रुपया ही आएगा। तो इस तरह से भी हमारा जीडीपी कितना बना, 30 रुपया ही बना। तो तीनों मेथड से हम जीडीपी निकालेंगे और हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? मजा आ रहा है तुम लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ने में? ऊपर से जा रहा होगा क्योंकि तुम पहला तो ये जो पीछे का चैप्टर है ना अभी नहीं पढ़े हो, तो पीछे का चैप्टर मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, क्लास का ऐसा ही रिकॉर्डिंग है, जाके देख लेना। अरे भाई